हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आई एम श्योर फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे करंट अफेयर्स वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसआई या बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कराया जाता है। इससे आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फ्रेंड्स, एक और बात, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, और क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ते जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ रहा है और हम कहाँ से तैयार कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करना है जो हमारे एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेंगे स्थापना पर, फिर देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं और बहुत कुछ है। स्थापना की बात करते हैं तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, शॉर्ट में इसे एनजीटी कहते हैं। ये आपको लोगो दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका जो मेन ऑफिस है वो है आपका दिल्ली में। उसके बाद फ्रेंड्स, एक मेन ऑफिस होता है और अलग अलग जगह पर इसके मुद्दों की सुनवाई के लिए अलग अलग जो है क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाते हैं। तो इस तरह से एनजीटी के 4 रीजनल ऑफिस हैं, यानी कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका भोपाल में पड़ता है, एक है आपका पुणे में, फिर एक है आपका कोलकाता में और नेक्स्ट है आपका चेन्नई में। तो इस तरह से इसके 4 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एनजीटी के कार्य क्या हैं, और इनके जो कार्यालय हैं इन्हें लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि साउथ में हम देख लेंगे तो एकदम दक्षिण में आपको चेन्नई दिख जाएगा। ठीक है, ईस्ट में आपको कोलकाता दिख जाएगा, और इधर अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो यहीं पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे एकदम डायरेक्ट इस जगह पे देखेंगे तो आपको पुणे मिलेगा, और आप यूपी के बगल में एमपी देख रहे हैं और एमपी में आपको भोपाल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो 4 रीजनल ऑफिस हैं इन्हें लर्न करने में हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य जो है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से ही कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी कि ऐसे विवाद, ऐसे मुद्दे जिनका रिलेशन किससे हो, पर्यावरण से हो। ठीक है, पर्यावरण जो भी मुद्दे होते हैं, जो चीज़ें आपके पर्यावरण से रिलेटेड होती हैं, आपके वन संरक्षण से रिलेटेड होती हैं, उन सारे मुद्दों की जो सुनवाई होती है वो कहाँ होती है, तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से होती है। इसी की वजह से इसकी स्थापना की गई है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बात की है एनजीटी की, तो यहाँ पर भी लिख के बता रहा है कि पर्यावरण से संबंधित मामलों की जो सुनवाई है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत की जाती है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है सिर्फ यही है कि जो कुछ मामले हैं, जैसे कि जनरली अगर हम बात करते हैं किसी भी मुद्दे की सुनवाई होती है तो आप या तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका कोर्ट होता है वहाँ पर जाते हैं, या तो हाई कोर्ट में आप देखते होंगे सुनवाई होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हाई कोर्ट में कुछ मामलों में उसे राहत दी गई हो और एनजीटी की स्थापना की गई है। ठीक है, एनजीटी की स्थापना की गई है जिसके तहत बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका संबंध पर्यावरण से संबंधित है, तो उन मुद्दों की सुनवाई कहाँ की जाए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन किया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो अपील है। अब यहाँ पर आप अपील करने जाते हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी अपील करते हैं तो आप देखते होंगे उसकी सुनवाई आपको 1 साल 2 साल, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट यहाँ पर मोस्टली आपको देखने को मिलेगा 6 महीने के अंदर जो है मामले का निपटारा कर दिया जाता है, यानी कि उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हमें याद रखना है, ये वाला जो एरिया है इसे अच्छे से याद रखना है कि 6 महीने के अंदर मामले का जो निपटारा है वो कर दिया जाता है।
फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि हरित न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब कोई भी संस्था बनाई जाती है तो उसमें आपका एक अध्यक्ष ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष बनाया जाता है और अध्यक्ष के साथ साथ आपके विशेषज्ञ और न्यायिक सदस्य भी बनाए जाते हैं। यानी कि एक अध्यक्ष होगा और कुछ विशेषज्ञ होंगे और न्यायिक सदस्य। अब इनकी संख्या देख लेते हैं, तो इनकी जो न्यूनतम संख्या है वो 10 होती है या फिर मैक्सिमम 20, बस इतनी ही इनकी संख्या होती है, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हमें याद रखना है एक अध्यक्ष और न्यायिक और आपके विशेषज्ञ, ठीक है, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ। तो इस तरह से एनजीटी का काम क्या है कि मेनली आपके जो पर्यावरणीय संबंधी, वन संबंधी जो मुद्दे हैं उन्हें कवर करना। तो चलिए हम देख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, एटलीस्ट ये 7 लॉज हैं जिन्हें हमें कवर करना है, कि जिनके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है इनकी सुनवाई करता है, यानी इन मुद्दों को देखता है। इसके आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। पहले हम इन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम उन पर बात करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है वाटर एक्ट की, यानी जल अधिनियम। अब यहाँ पर आपको एक्ट भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि एनजीटी किन मुद्दों को देखता है, प्लस आपको एक्ट और उसका ईयर भी लर्न हो जाता है। तो इसके साथ आप 6 से 7 एक्ट जो है लर्न कर सकते हैं और उनके ईयर याद कर सकते हैं। तो वाटर एक्ट है आपका 1974, ये एनजीटी देखता है। फिर है आपका वाटर सेस एक्ट 1977, इसकी सुनवाई भी एनजीटी के तहत होती है। फिर है आपका फॉरेस्ट एक्ट यानी वन अधिनियम, कब का है, 1980 का है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये जो फॉरेस्ट एक्ट है और आपका एयर पोल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इन एक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वाले एक्ट जो है आपके जनरली भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको एक्ट दे देगा और ईयर दे देगा, आपको बताना होता है, तो हमें इन पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर हम बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट एक्ट की बात की हमने 1980 यानी वन अधिनियम, एयर पॉल्यूशन एक्ट यानी आपका वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का है। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ये आपका 1991 का है। और उसके बाद लास्ट आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये आपका 2002 का है, यानी जैव विविधता अधिनियम। तो इस तरह से हमने इन 7 एक्ट को देखा जिनकी जो सुनवाई है वो एनजीटी के तहत होती है। अब फ्रेंड्स एक और बात, अगर आप इन्हें नहीं लर्न करना चाहते हैं तो इसके अपोजिट हम उन 2 एक्ट्स को देखेंगे जिनकी सुनवाई एनजीटी नहीं करता है। वो ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए लर्न करना, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 एक्ट मिल रहे हैं। बट अगर आप इन एक्ट्स को इसके थ्रू नहीं याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जिन 4 एक्ट को मैंने आपको बताया है आप उन्हें ज़रूर फोकस करिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किन की सुनवाई एनजीटी के तहत नहीं की जाती है। यहाँ पर बात हो रही है वन्य जीव अधिनियम 1972 की, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। और दूसरा है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट, ये है आपका 1989 का। ये दोनों एक्ट हैं जिनकी सुनवाई एनजीटी के तहत नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पर दिया है यह दोनों अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत नहीं देखे जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों याद करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है उन 7 के कंपैरिजन में। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो सारे जो एक्ट हैं उनमें से आप उन 4 एक्ट को ज़रूर याद रखिएगा विद ईयर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जाना एनजीटी के बारे में, इससे रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन थे उन सबको समझा, ठीक है। और आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो बिलीव मी ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।